जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। जय माँ काली। माँ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। हम लोग आए हैं अपने उस एपिसोड को लेकर आगे बढ़ने जिसमें हम लोग साधना और अपने जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था, पिछले एपिसोड में हम लोगों की मुलाकात के बारे में मुलाकात के दौरान माँ काली के, माँ वैष्णो देवी के चमत्कार के बारे में, और मेरे परिवार के लोगों ने षड्यंत्र किया था कि मेरा परिवार ना बन सके, इस बारे में हमने बताया था। तो आइए आज हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो शुरुआत इस तरह से होती है, हम लोग मिलते हैं, मैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके आता हूँ, हम लोग शादी करते हैं, हम लोगों के बीच प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि प्रेम विवाह होता है हम लोगों का माँ के आशीर्वाद से। और मैं एक जगह दिल्ली से सटे हुए नोएडा में एक जगह नौकरी पर लग जाता हूँ, नौकरी कर रहा होता हूँ। और नौकरी जहाँ मेरी होती है उस जगह अंदर घुसने का जगह या बाहर निकलने का जगह जो है वहाँ ऐसा था कि बाहर निकलते समय 2 स्टेप सीढ़ियाँ थी। तो निकलते समय, जब छुट्टी होती है, निकलते समय मैं बाहर आ रहा था, अचानक मेरा पैर सीढ़ी का स्टेप पर ऐसे पड़ता है, मुड़ जाता है और मैं लुढ़कता हुआ सड़क पर चला जाता हूँ। इतनी जोर की चोट आती है पैर में मोच इतनी भयंकर आती है कि ऐसा लगता है जैसे टूट गया हो। ना मैं उस समय बाइक चलाने की हालत में रहता हूँ, ना मैं पैदल चलने की हालत में रहता हूँ। किसी तरह लंगड़ाता मैं घर पहुँचता हूँ, बहुत कठिनाई से। और उस समय हम लोग एक हो चुके थे, फिर भी वो अपने घर में रहती थी कई बार, क्योंकि इनका परिवार भी था, पिताजी, भाई, और अलग अलग जैसे परिवार होता है अलग अलग, और मैं अपने घर में रहता था। ये इन्हें पता चला, तो जब पता चला तो क्या करना है, वो आकर मेरा सारा जो कहते हैं ना सेवा सत्कार सब कुछ करना इन्होंने शुरू किया। मेरे घर में सबको इनके बारे में जानकारी हो चुकी थी। मेरी जो मंझली भाभी है उनको भी मैंने, और अपने मंझले भाई को भी बताया मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, यहां तक कि बाथरूम तक नहीं जा सकता था। रांची में मेरे माता पिता थे, उन लोगों को भी जानकारी मैंने दे दी थी। मैंने ये कहा कि मुझे सहायता की आवश्यकता है, आप लोग में से कोई आइए। कोई आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे मंझले भाई ने स्पष्ट कर दिया था, मेरे माता पिता से स्पष्ट रूप से कहते हैं ना कि आदेश दिया था उन्हें कि विवेक से संपर्क नहीं करना है, विवेक के संपर्क में आप लोग को नहीं आना है। ये आदेश था, मेरे मंझले भाई ने मेरे माता पिता को आदेश दिया था। और मेरी मंझली भाभी को जब मैंने फोन किया कि भाभी ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि काम कैसे चल रहा है। तो मैंने बताया इनके बारे में कि ये मेरा सब हेल्प कर रही है, सारा काम कर रही है, और चूंकि इन्हें भी अपने घर जाना होता है। तो मेरी मंझली भाभी ने, ध्यान से सुनिएगा, इनके बारे में मेरी मंझली भाभी ने ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरे माता पिता तक खबर पहुंचवा दी। अरे ये तो काम वाली है, काम वाली बाई है, ये अपने पति का, मेरा सेवा सत्कार कर रही हैं, घर का सारा काम कर रही हैं, तो काम वाली बाई हो गई। विवेक काम वाली बाई से शादी कर लिया है। और एक ऐसा जो कहते हैं ना इंप्रेशन जो डाला जाता है किसी के अंदर, इस ढंग से मेरे माता पिता के अंदर कूट कूट कर भर दिया गया, मेरी बहन के अंदर कूट कर भरा, कि उन लोगों ने इसकी वास्तविकता जाने बगैर इसको उसी रूप में देखना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी मंझली भाभी ने उसी तरीके से प्रस्तुत किया। मेरी मंझली भाभी और उनके बैकग्राउंड में आते हैं, उनके परिवार, वो लोग बहुत तरह की चीजें करने वाले हैं, करते रहे हैं। और मेरे पिताजी के ऊपर भी बहुत बड़ा उन लोगों ने, जो कहते हैं ना शतरंज के तहत, उनको दबोच रखा है। आज तक मेरे पिताजी आज जीवित हैं अभी भी,
लेकिन आज भी वो उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। कारण क्या है कि उनको लगभग 32 साल पहले कुछ ऐसी चीज खिला दी गई थी जिसके बाद से वो पूरी तरह उन लोगों के वश में आ गए हैं, और जो भी व्यक्ति सही बात उनको बताता है उस चीज को वो दरकिनार कर देते हैं। उनके लिए सही बात मतलब वाहियात। मेरे पिताजी का ये कहना है। उसका असर ये हुआ कि मेरी माँ, मेरी बहन सब उन लोगों के चंगुल में, उन लोगों के अनुसार चलने लगे, और हालत ये है कि मेरा परिवार, पिताजी से उत्पन्न जो परिवार था उसका विनाश हो गया। मुझे जन्म देने वाली माँ भी मेरे भाई और मंझले भाई और मंझली भाभी के षड्यंत्र के कारण ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुई, ब्रेन हेमरेज जिसको कह सकते हैं आप, और 3.5 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, और अंत में माँ के लोग चली गई। पहले तो नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरी माँ की 12वीं के दिन मेरे पिताजी और उन लोगों ने ऐसा कांड किया था। जो लोग आए थे भोजन करने, मैं भी जिन लोग को लेकर गया था 12वीं का भोजन कराने, जिन ब्राह्मणों को, उन्हें अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा था। कई सारी चीजें हुई थी। ये सब धीरे धीरे आएंगी बातें सामने। एक मेरे पिताजी को इस तरीके से अपने चंगुल में कर लिया गया कि वो आज तक उस चंगुल से निकल नहीं पाए हैं, और उनके मन में ये भरा हुआ है, ये भर दिया गया है। मुझसे कभी बात करते हैं तो कहते हैं, बेटा इतना कड़वाहट क्यों है तुम्हारे मन में उन लोग के लिए। अब मुझे नहीं पता कि उनको ये कौन बोलता है कि मेरे मन में कड़वाहट है उन लोग के लिए। उन्होंने एक बार, अभी जब मैं उनसे कुछ बात हो रही थी हमारी, रांची ही की बात हो रही है, कुछ बात पर उन्होंने कहा कि इतना कड़वाहट नहीं होना चाहिए, उन लोग के सामने आना तो पड़ेगा ही। मैंने ये कहा कि उनके सामने आने से मुझे क्या आपत्ति है, मैंने कौन सा ऐसा गलत किया है, मैं किस बात से डरूं। वो लोग मेरे सामने आने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने इतना गलत किया है। उनकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आकर बात करने की, क्योंकि उस दिन मेरा सबसे बड़ा वाला भाई भी, जिस दिन मिलने की बात हुई थी, सबसे बड़ा वाला भाई भी पिताजी के साथ आया था, लेकिन उस व्यक्ति के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली मेरे सामने, क्योंकि इतना डर, इतना भय उसके अंदर बैठा हुआ है। इतना छल कपट जो किया उन लोगों ने, हमेशा धोखाधड़ी। मेरी माँ को मेरे बड़े भाई ने नौकरानी बनाकर रख दिया था। मेरे बड़े भाई ने जब विवाह किया, तीसरा विवाह, तो पहले भी जो विवाह हुआ था उसमें भी मेरे माता पिता शामिल नहीं हुए थे। पहला विवाह जब उसने किया था तो मेरे चाचा शामिल हुए थे, मेरे माता पिता शामिल नहीं हुए थे। दूसरा छोड़िए, अभी जो अभी चल रहा है उसकी बात करता हूँ। तीसरा विवाह किया, खैर तीसरे विवाह की तो बात ही अजीब है। शायद 17 नवंबर का दिन था, ये 2006 की बात है शायद, मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। मैं अपने मंझले भाई को फोन करता हूँ किसी बात के बारे में चर्चा करने के लिए, किसी विषय पर। तो मेरा मंझला भाई कहता है कि अभी मैं असम में हूं। मैंने कहा असम में कुछ खास काम? तो उसका उत्तर था, अरे भैया का शादी है ना। तो मैं कहता हूं भैया की शादी? तब इससे मुझे पता चलता है कि उस दिन मेरे सबसे बड़े भाई की तीसरी शादी है। मतलब इतने गोपनीय तरीके से मुझे जानकारी तक नहीं कि उनकी शादी है, विवाह है। तो बहुत ही विस्मयकारी बात। मतलब वो किससे शादी किए थे? वो घर घर काम करने वाली, या जो लैट्रिन साफ करती थी घर घर में जाके, उनसे विवाह किए थे? वो हमें नहीं पता वो किनसे शादी किए थे। वो नहीं पता। लेकिन हाँ, वो भी पति की छोड़ी हुई थी और एक पुत्री पहले से थी उनकी। तो अब उस विषय में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। मतलब अभी आपको ये बता दूं कि मेरे सबसे बड़े भाई की अपनी कोई संतान नहीं है। उनको ऐसा कर दिया गया कि वो ऐसी शर्त थोप दी गई कि वो अपनी संतान पैदा ना कर सकें। मतलब मेरे पिता के सबसे बड़े पुत्र का आगे का, यदि संतान को वंश कहा जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। और बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद उस विवाह के बाद क्या हुआ, मेरे माता पिता को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। मेरी माँ को भेज दिया गया कि जब बड़ा भाई शादी करके आएगा तो घर व्यवस्थित होना चाहिए। तो मेरी माँ को नौकरानी बनाकर भेज दिया गया घर व्यवस्थित करने के लिए, कि घर व्यवस्थित करके रखना। चाचा चाची उसमें मेरे भाई के सब कुछ थे। तो समझ लीजिए मेरे भाइयों ने क्या क्या किया। मेरी मंझली भाभी तो इतनी महान है कि विवाह के दौरान तो उसने जो किया
पहले तो मेरे भाई को भगाया, मेरे पिता को उस कांड के कारण हवालात जाना पड़ा, मेरे पिताजी को, वही पिताजी जो आज मुझे गलत कहते हैं और उसे सही कहते हैं, लेकिन उन्हीं पिताजी को हवालात तक जाना पड़ा मेरी उसी भाभी के कुकृत्य के कारण, मंजली भाभी के कुकृत्य और मंजली भाभी के घर वालों के कारण। उन लोगों ने ऐसा तांडव रचा कि मेरे पिता जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उनको हवालात में जाना पड़ा एक रात के लिए। और बाद में मामला किसी तरह सुलझा, क्योंकि उनके घर वालों को भी पता था कि भाई हमारे परिवार से अच्छा कोई लड़का मिलेगा नहीं, इसलिए वो लोग, दहेज भी बच गया, सब कुछ बच गया, जो दहेज का सामान था उसी से उन लोगों ने अपना घर परिवार पूरा बना लिया। खैर वो उनका मैटर है। लेकिन वही भाभी मेरे पिताजी के ऊपर पत्थर उठा चुकी, ईंट उठा के मेरे पिताजी को मारने के लिए दौड़ी, और वो मेरी मछली भाभी आज मेरे पिताजी के लिए सबसे सच्ची, सबसे अच्छी है। मेरे पिताजी से जब बात करती है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पिताजी हैं और मैं मेरी मंजली भाभी हूं, मान लीजिए, तो बात ऐसे करती हैं पिताजी के बगल में खड़ा होकर, इस ढंग से, समझ लीजिए। ये मतलब इतनी शर्म नहीं है कि ससुर के सामने एक बेटी भी इस तरह से खड़ा नहीं होती है, लेकिन एक ससुर के सामने इस ढंग से वो बात करती हैं खड़े होकर। तो उन लोगों ने ऐसी भूमिका बनाई कि इसको हमेशा एक अलग नजर से देखा गया, मुझे हमेशा अलग नजर से देखा गया। मैं बताता रहा कि ये गलत हो रहा है, मेरे पिताजी को भी पता रहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनका कहना यही था, जानते हुए भी कि गलत हो रहा है, उन्होंने उसको सही कहा। हर तरीके से दबोचा गया हमें। अचानक कुछ ऐसी बात कह दी गई मेरे माता पिता को कि मेरे माता पिता रांची से भागे भागे इंदिरापुरम पहुंचे, जहां मेरा मंजला भाई और मंजली भाभी रहते थे या रहते हैं। वहां पहुंचे, वहां मुझे बुलाया गया। ये घटना तब की है जब मेरे पैर का चोट ठीक हो चुका था, हम लोग दोनों साथ में थे, और मतलब ये अपने घर से आ चुकी थी पूरी तरह, हम लोग दोनों साथ में रहते थे। और उस समय मुझे वहां बुलाया गया और तरह तरह की बातें, कटाक्ष, सब कुछ सुनाई गई। आप समझ सकते हैं क्या क्या कहा गया होगा। मुझे यहां तक कहा गया इनके बारे में, मेरे परिवार के लोगों ने कहा, कुछ ले देकर उसको हटा दो, उसको बोलो कि कुछ ले देकर अलग हो जाए। सोचिए, ये था षड्यंत्र मेरे मंझले भाई और मंझली भाभी का, जिसके कुचक्र में मेरे माता पिता फंसे और किसी भी तरीके से हम लोग को अलग कराने की दिशा में जुट गए। और हां, उन लोगों का षड्यंत्र तो ऐसा रहा कि बार बार मुझे परिवार से बेदखल कराने की साजिश वो खूब करते रहे, खूब, पूरी तरह मेरे को अपने परिवार से बेदखल करवा दिया जाए। ये सब साजिशें रची गई। कहानी में तो आगे बहुत सारी चीजें हैं। इंदिरापुरम में मेरा फ्लैट था, वो मेरे उसी मंझले भाई ने हड़प लिया। उस मंझली भाभी ने उसको हड़पने के लिए क्या क्या साजिशें रची, मेरे प्रति उसकी दृष्टि में क्या था, ये मैं बोलना नहीं चाहता था, परंतु अब लगता है कि अब ये बातें सामने आनी चाहिए। इसमें मेरी बहन को भी पता है, लेकिन हाँ, यदि उससे पूछा जाएगा तो वो तो शुरू से हर बात को नकार देने वाली है। तो बात अपने आवश्यकता के अनुसार बातों को घुमा देती है। हो सकता है कि अब वो इस बात के लिए नट जाए कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, परंतु सच्चाई उसे भी पता है। तो ये चीजें हैं, कई सारी बातें हैं जो आएंगी। मेरी उसी भाभी के कुकृत्यों के कारण उसी भाभी को अपने जवान भाई की मृत्यु देखनी पड़ी, अपने देह का एक हिस्सा कटवाना पड़ गया, फिर भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ये सब मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि फिर से एपिसोड लंबा हो रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं और बताते हैं आगे की बात अगले एपिसोड में। जय मां काली।